नमस्कार आपके हवाले। थैंक यू। ये संदीप जी से माइक मैंने ले लिया है, अब ये 1 मिनट के लिए बीच में बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। साउंड वालों से मेरा निवेदन है, थोड़ा साउंड बढ़ा दें, हल्का सा साउंड बढ़ा दें और बेस बढ़ा दें इसका, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ऐसी कोई बेबी तो नहीं बैठी जिसको बेस ना पसंद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। फ्रेंड्स, अगली कितनी देर में बोलने वाला हूं ये आप लोग तय करेंगे। आप लोग चाहेंगे तो मैं अगले 2-4 मिनट में बैठ जाऊंगा, आप लोग चाहेंगे तो मैं अगले 2-4 मिनट बोलूंगा, 20-30 मिनट बोलूंगा या और कितनी देर बोलूंगा ये आपको तय करना है। मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है अब, और साथ में आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। मोबाइल फोन अपने पॉकेट में रख लें क्योंकि रिकॉर्डिंग जारी है, और वैसे भी मेरी फोटो अगर गर्लफ्रेंड को भेजोगे तो रिक्वेस्ट मेरे पास ही आएगी। देखो ये मैं स्पष्टीकरण दे देता हूं। हाँ, बंद कर दो। ये बात समझ में आ गई हो तो फोटो वीडियो बनाने का लाभ नहीं है। ये यूट्यूब लिंक आप फॉरवर्ड करना, ये सबसे ऑथेंटिक होगा। यस, अभी संदीप जी बोल रहे थे कि मैं अपने व्यस्त शेड्यूल में से, बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आपके बीच आया हूं। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मैं बिल्कुल खाली बैठा था सर। मैं कोई व्यस्त नहीं था। ये संदीप जी की आदत है मार्केटिंग करने की। अब एक सीएमए दूसरे सीएमए की मार्केटिंग नहीं करेगा तो कौन बाहर वाला करेगा? एक बार संदीप जी के लिए तालियां बजा दो आप। और सबसे अद्भुत बात जो आपको मैं अभी बताने वाला हूं, मित्तल साहब देखो, जब माधुरी जी एंकरिंग कर रही थी, आपको पता है माधुरी जी और संदीप जी कौन है? हस्बैंड वाइफ। अभी ताली मत बजाओ, ताली रोक लो, अच्छी बात पर बजाना। माधुरी जी ने संदीप जी को कितने आदर से बुलाया, संदीप सर कृपया स्टेज पर आए। सर मुझे बहुत जलन हो रही थी, एक पत्नी अपने पति को सर बोल के बुला रही है, तो बड़े प्यार से बोला माधुरी मैडम आप भी ऊपर आइए। एक बार दोनों के लिए फिर से ज्वाइंट तालियां बज जाए। सो आई एम जस्ट सेटिंग द टोन, क्योंकि आई नो आई एम गोइंग टू टॉक टू द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आर यू गाइज? ये बात पेपर लिखकर पास नहीं करते, बल्कि किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना भी जानते हैं और देश को बनाना भी चाहते हैं। ये पहला प्रयास आपको कैसा लगा इंस्टीट्यूट का? ना, ये एडवांस पेमेंट है। ये डायलॉग शाम को संदीप जी दोबारा आपसे पूछेंगे, तब बताना कैसा लगा। सीएमएस एडवांस पेमेंट कैसे कर सकता है? अपन पेमेंट कर दे वही बड़ी बात है। तो संत स्वामी नरहरि दास हुए, आप सबको आवाज आ रही है? संत स्वामी नरहरि दास अपनी टीम के साथ, अपने भक्तों के साथ समाज में भ्रमण पर थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि जो भी इनका आशीर्वाद लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। हाँ, ये सामने बैठा भाई, हेलो, यस, मेरे से बात करो बॉस, वो गर्लफ्रेंड थोड़ी है। कितने प्रेम से बैठे हैं। और मैं तो सच बता रहा हूं सर, मुझे संदीप जी और माधुरी जी की साजिश नजर आ रही है। इन्होंने 14 फरवरी की जगह 13 फरवरी को कार्यक्रम क्यों किया? सर मैं पक्की बात बता रहा हूं, कुछ बच्चे इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि आज 14 फरवरी नहीं था, नहीं तो घर में बताते इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम है, अपन जा रहे हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम है सर, बताना पड़ता है। 14 फरवरी कल एक दिन बात कर लेते तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन कोई नहीं। देखो सबके साथ अपनी अपनी संकट है, जब साथ में नहीं हो कोई परी तो काहे की 14 फरवरी। तो इसलिए 13 तारीख ही ठीक है, उनके लिए कम से कम ज्यादा ठीक है जो अभी तक सिंगल है। आज से तलाश में लग जाओ।
आपको क्या लगा कि मैं पीएसयू से आया हूं, कोई बहुत ज्ञान वाली बातें करूंगा? देखो ज्ञान मेरे पास है नहीं। ज्ञान लेके अपन इंस्टीट्यूट से डिग्री ले ली, अब अपन वही करेंगे जो हमें करना है। तालियां हो जाए एक बार जोरदार। ये तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक सीए में ये भी हो सकता है। ग्रेट, एक बार उसके लिए तालियां बजाओ। सर मित्तल साहब, हम सिर्फ अकाउंट्स नहीं संभालते, हम सिर्फ कॉस्ट नहीं कम करते, हम जिंदगी के तनाव को कम भी कर सकते हैं, हम हंसा भी सकते हैं, हम गा भी सकते हैं और हम जिंदाबाद भी कर सकते हैं। तो संत ये लोग अभी टाइम से आ रहे हैं, ये सच्चे हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि समय से आते तो हिंदुस्तानी कैसे कहलाते। आप सब लोग जल्दी आ गए थे, एक बार इनके टाइम पर आने के लिए तालियां बजानी चाहिए। आप जहां पर हो वहीं बैठ जाओ मेरे दोस्तों, जहां पर हो वहीं बैठ जाओ। अब ये दरवाजा अगर बंद हो जाए और कोई पीछे का दरवाजा खुल जाए तो मुझे बार बार तालियां नहीं बजवानी पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे बेचारे थक गए हैं। पहले संदीप जी ने आके नारेबाजी लगवाई, एक तो दोपहर का कार्यक्रम, पता नहीं बच्चे घर से खाकर आए भी कि नहीं आए, और आते ही आपने नारे लगवा दिए, और वो भी हाथ उठवा के, हाँ कुछ बुलाते खिलाते पिलाते फिर नारे लगवाते। कोई नहीं, रात को खाने का प्रॉपर इंतजाम है। मैं शुरू करूं? एक बार लास्ट तालियां बजाओ, फिर आप, हाँ ग्रेट। संत नरहरि दास अपने भक्तों के साथ घूमने जा रहे थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि जो आएगा इनके पैर छुएगा, इनसे आशीर्वाद लेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। यस, हेलो, आई एम टॉकिंग टू एवरीबॉडी। मैं हर उस व्यक्ति को देख रहा हूं जो अपना समय खो रहा है। यहीं से हमारा आज का कार्यक्रम शुरू होता है। आवर टास्क स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑन दिस मोमेंट। एम आई वेस्टिंग माई टाइम और एम आई इन्वेस्टिंग माई टाइम? आप फिर भी नहीं माने, आप फिर भी, हेलो, इनका नाम क्या है स्वेटर वाले का? हाँ, इन्हीं का नाम पूछ रहा हूं। आपका नाम क्या भाई? हाँ, कृष्णा। तो वहां तो कोई है भी नहीं, फिर कृष्णा काहे का बन रहे हो? अब मेरी तरफ देखो, थोड़ी देर के लिए गोपी मुझे ही समझ लो, ठीक है? यस, आई जस्ट डोंट वांट टू मिस एनीबॉडी। मैं किसी को मिस नहीं करना चाहता। ये हमारा पहला काम है। एम आई एबल टू होल्ड माई ऑडियंस? एम आई एबल टू होल्ड माई कस्टमर्स? एम आई एबल टू होल्ड माई क्लाइंट्स? आप सब मेरे क्लाइंट हो इस समय। अगर मेरा माल मैं ठीक से नहीं बेच पाया, ये 800 लोग हो सकता है इस समय चुपचाप चले जाएं, मेरी सीनियोरिटी का, इंस्टीट्यूट के प्रोटोकॉल का ध्यान रखकर चुपचाप चले जाएं, लेकिन जाने के बाद जरूर बोलेंगे ये संदीप जी ने आज का दिन वेस्ट कर दिया। मैं नहीं चाहता कि मैं वो कमाई करके जाऊं। मैं चाहता हूं कृष्णा जब शाम को जाए तो बोले यार ये गोपी तो कमाल की थी। देखो इस गोपी के जलवे आज। तब ये मेरी चुनौती है। यू हैव टू सेट टारगेट फॉर योर सेल्फ। आपको डिस्ट्रैक्ट करने का काम किया जाएगा, आपको बार बार डिस्टर्ब करने का काम किया जाएगा, आपको नीचा दिखाने का काम किया जाएगा, लेकिन उसके बीच में आपको अपनी जर्नी तय करनी है और साबित करना है यू आर ट्रूली डिजर्विंग, यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड। इसलिए मैंने संत नरहरि दास की कहानी आपको सुनाने का प्रयास किया। संत नरहरि दास बड़े विख्यात पंडित गुजर रहे थे, साथ में चेले चपाटे थे। उनके बारे में मैंने बताया कि जो उनसे आशीर्वाद लेगा वो नांग कमाएगा। वो जब मंडल जा रहा था तो भीड़ से एक बच्चा डरा सहमा सा आया और संत के पैर छुए। जैसे ही उन्होंने संत के पैर छुए, संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी बीच गांव वाले उस बच्चे को डांटने लगे। सच्ची घटना है। अंत में जब मैं आऊंगा तो आपको पता चलेगा इसका चार्म क्या। छोटी सी 1 मिनट की कहानी है। गांव वाले डांटने लगे। संत ने पूछा इस बच्चे को क्यों डांट रहे हो? गांव वालों ने कहा जी ये बच्चा मनहूस है, ये जिसके भी नजदीक जाता है उसकी खुशियां खत्म हो जाती है, उसके जीवन में तनाव ही तनाव भर जाता है। संत को बहुत गुस्सा आया। गांव वालों की बुद्धि पर उनको तरस आया। बोला क्या मजाक बात करते, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते समय। संत ने, नरहरि दास ने बच्चे से पूछा बेटे क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बेटे ने बोला जी गुरुजी मैं आपके साथ चलूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान सिखाऊंगा, विज्ञान सिखाऊंगा, व्यायाम सिखाऊंगा। बच्चा चल पड़ा। बच्चा विलक्षण बुद्धि का था। संत ने उसको रामायण, वेद सबका ज्ञान देना शुरू किया। बच्चे की तीव्र लर्निंग कैपेसिटी देखकर
नरहरि दास बहुत खुश हुए, उनको लगा कि अब ये बच्चा मेरे बस का नहीं है। उनको काशी लेकर जाते हैं। काशी में उनके जो और सीनियर थे पंडित शेष सनातन, उनको शिष्य बना देते हैं। शेष सनातन उनको पढ़ाते हैं, वेद का ज्ञान कराते हैं, शास्त्रों का ज्ञान कराते हैं। और वो बच्चा इतना विलक्षण प्रतिभा वाला, सब कुछ 12 साल की समय में उसने लगभग पीएचडी कर डाली। उसकी काव्य रुचि ऐसी जागी कि वो पता नहीं कितने लिखने लगा। और वही बच्चा जिसको गांव वालों ने दुत्कारा था, वही बच्चा जिसको मनहूस कहा जाता था, जिसको संत नरहरि दास ने पंडित शेष सनातन के आश्रम में काशी पहुंचाया, वो बच्चा बड़ा होकर संत तुलसीदास बनता है। अब तुलसीदास जी कौन है, यह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम सब जानते तुलसीदास कौन है। इस 22 जनवरी को पूरे विश्व ने भी जान लिया संत तुलसीदास कौन है। ताली बजाने वाली बात थी। 22 जनवरी का उल्लेख जितनी बार आए, तालियां बजनी चाहिए। ये मुद्दा, यह भी एक लर्निंग का सब्जेक्ट है। यह भी एक लर्निंग का सब्जेक्ट है। कोई भी समस्या कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी गंभीर हो, समाधान हो सकता है। एक दूसरी छोटी सी घटना सुनाता हूं, कैसे एक बच्चा, अगर उस बच्चे को दुत्कार दिया जाता, वो कभी तुलसीदास नहीं बनते, लेकिन वो बच्चा तुलसीदास बन गया। एक छोटी सी घटना और सुनाता हूं, 1940 के आसपास की बात है। यह मैंने 500 साल पुरानी घटना सुनाई आपको। अब मैं एक नई घटना सुनाता हूं 1940 के आसपास, जिसको हम सब ने अपने जीवन में होते देखा है, उसके रूपांतरण को, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को, उसकी आगे की जर्नी को। 1940 अब्दुल नाम का एक लड़का डीप रामेश्वरम में रहता था। उसके पिताजी नाव बनाते थे। वो स्कूल पढ़ने जब जाया करता था तो पढ़ने का बड़ा शौक था। अपने से ऊपर की क्लास में भी चला जाया करता था। गणित के एक टीचर होते थे उस जमाने में, रामकृष्ण अय्यर, वो गणित की कक्षा ले रहे थे, ऊपर की कक्षा थी। अब्दुल अपनी जिज्ञासा के कारण, अपने डिजायर के कारण उस ऊंचे वाली क्लास में चला गया। रामकृष्ण अय्यर बड़े गुस्से किस्म के टीचर थे। आईसीडब्ल्यू में तो इतने गुस्से वाले कोई टीचर है ही नहीं। तो अब्दुल चले गए उस रामकृष्ण अय्यर की क्लास में। रामकृष्ण अय्यर को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी क्लास के बच्चे नहीं, तुम मेरी क्लास में आए कैसे। उसको सारे बच्चों के सामने बहुत जलील किया जाता है। अब वो बच्चा एक दिन तय करता, उसी दिन तय करता है कि एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मेरा ये टीचर, ये रामकृष्ण अय्यर, मुझे सबके सामने सम्मानित करेगा। वो बच्चा उसी दिन से मेहनत करने लगता है, जबरदस्त मेहनत, और गणित में विशेष करके ज्यादा मेहनत। और अगले 6ठे महीने के बाद ही जब एनुअल एग्जाम होते हैं, उस बच्चे को गणित में 100 आउट ऑफ 100 मिलता है। अब वही टीचर, अभी तालियां रोक लो, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। हाँ, ये टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। अगर टाइमिंग गड़बड़ तो गड़बड़ किसी और की हो जाती है। हाँ, अब एनुअल एग्जाम वाले दिन जब रिजल्ट आया, उस टीचर को जब पता चला कि अब्दुल का रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100, उसी रामकृष्ण अय्यर ने पूरे स्कूल के ऑडिटोरियम में, सारे स्कूल के बच्चों के सामने उस बच्चे का सम्मान किया और कहा अपनी कॉलर खड़े करते हुए, मैं जिस भी बच्चे की पिटाई करता हूं वो एक न एक दिन महान बनता है, एक दिन ये बच्चा भी महान बनेगा। लेकिन यकीन मानिए उस टीचर की बात सच साबित हुई। वो अब्दुल कोई और नहीं, हमारे अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये दो कहानियां मैंने आपको इसलिए सुनाई, एक मैंने माइथोलॉजी से ली, हमारे धर्म ग्रंथ से, एक मैंने अपने आधुनिक जीवन से ली। जीवन में लगातार आपको डिस्करेज करने का, डाउन करने का, डिग्रेड करने का, आपको डिफोकस करने का प्रयास किया जाता रहेगा। लेकिन अगर आपने तय कर लिया आई वॉन्ट टू बिकम अचीवर, नोबडी कैन स्टॉप। अगर आपको कोई रोक सकता है आगे बढ़ने से तो सिर्फ आप हो और कोई नहीं रोक सकता। अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, आते रहेंगे। आनंद साहब भी आ चुके हैं। सर अब आनंद ज्यादा आएगा। आनंद साहब पधारो। सर इस बीच हमारे कुछ और सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स के पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। एक बार इनके सम्मान में तालियां बजनी चाहिए।
लेकिन मैं चाहता हूं संदीप जी, एक दिन जमाना कहेगा, एक दिन क्या आज भी कहता है जमाना, दे आर, लोग कहेंगे, लोग तब कहेंगे जब वैसा हम कुछ करके दिखाएं। अगर मेरे लिए बड़ा आसान था पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी महारत्ना कंपनी में, आज मैं सीजीएम फाइनेंस हूं, कल में ईडी और किसी कंपनी में डायरेक्टर हो जाऊं और रिटायर हो जाता। मुझे क्या जरूरत थी इंस्टीट्यूट से जुड़ने की या ऐसे फोरम से जुड़ने की जहां मुझे डिफरेंट सब्जेक्ट पर लेक्चर के लिए बुलाया जाता है? क्या जरूरत थी मुझे मंचों पर जाकर कविताएं गाने की? लेकिन मैंने तय किया, मेरी भूख सिर्फ सीएमए होने से शांत नहीं होती है, वहां से तो मेरी भूख शुरू होती है। आपने सोचा है कि आगे आप क्या करने वाले हो? किसका रोड मैप क्लियर है? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास प्लान बी रेडी नहीं है? हाथ उठाएं। ये आज के प्रोग्राम में मैं जितनी बार भी आपको हाथ उठाने बोलूं, बिना हेजिटेशन के लिए, यू आर सिटिंग इन अ प्रोग्राम ऑफ योर मदर इंस्टीट्यूशन। मां की गोद में बच्चा कोई संकोच नहीं करता। हम अपनी मां के पास बैठे, मां की गोद में बैठे, यहां कैसा संकोच? अगर भूख लगी है तो रोना पड़ेगा। अगर आपने प्लान बी नहीं बनाया है तो कन्फेस करिए प्लान बी नहीं बनाया है। इस हॉल से जब आप निकल कर जाएंगे तो आपका पहला काम शुरू होगा, व्हाट इज माई प्लान बी? क्या कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाना सफिशिएंट है? हाँ, ये उल्टा पलटा हो जाता है। बच्चे देख नहीं रहे थे बाकी उसको, बच्चे सब मुझे ही देख रहे थे। बस आप छोड़ दीजिए। यस, सो प्लान बी, हम थे प्लान बी पर। प्लान बी का मतलब क्या? कॉस्ट अकाउंट, कॉस्टिंग तो कर लिया, आईसीडब्ल्यू हो गया, सीएमए हम बन गए। सीएमए बनने के बाद क्या करेंगे? कितने लोग यहां बैठे हैं जो जॉब करना चाहते हैं? लगभग सारे। कितने लोग ऐसे जो स्टार्टअप करना चाहते हैं? फिर वो सारे याद को। अब ऐसे थोड़ी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के फेस रिकॉग्निशन करूंगा, इसने पहले वाले में हाथ उठाए थे कि बाद वाले में उठाए। ऑनेस्टली सेइंग, ईमानदारी से जवाब दीजिए। ये डेमोन्स्ट्रेट किसी को नहीं करना, अपने आप को कहना है कितने लोग वास्तव में स्टार्टअप करना चाहते हैं। एक बार इन सब के लिए आप सब भी तालियां बजाएं। अच्छा, कितने लोग पब्लिक सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं? और कितने लोग गूगल का सीईओ बनना चाहते हैं? अब आपको पता है गूगल का सीईओ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस प्लीज। बस हमारा काम यहीं से शुरू होता है। हमारी कंपनी में एक एग्जांपल देता हूं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज अ ग्रेट एम्प्लॉयर। हमारी कंपनी स्टार्टिंग पैकेज जो इंडक्शन लेवल पर देती है अराउंड 20 लाख का देती है। एक सरकारी कंपनी कितने लाख का? 20 लाख। कैसा लगा? तो तालियां कौन बजाएगा? हमारी कंपनी को कैंपस से ज्वाइन करने वाला एक बच्चा, हमारी कंपनी को इंडक्शन लेवल पर कैंपस से एक बच्चा ज्वाइन करने आता है, और आते ही उसने ज्वाइन करने के बाद उसने मुझे बताया, मुझे रिपोर्ट करता था कि सर मैंने ज्वाइन कर लिया है लेकिन आई एम परस्यूइंग माई आईआईएम, और जैसे ही मेरा आईआईएम क्लियर होगा आई एम गोइंग टू ज्वाइन माई एमबीए। यह उसने खाली कहा नहीं था, 1 साल के अंदर उसने कैट क्लियर किया और आईआईएम खड़गपुर में, वो आईआईएम बेंगलोर में उसने जाकर ज्वाइन कर लिया। यह होती है कमिटमेंट। हम में से कितने लोग तो ऐसे हैं जो धक्का मार मार के, चलो कोई सूरत से कॉस्टिंग तो हो गई। कितने लोग हैं जिन्होंने मम्मी पापा के पुश के कारण सीएमए बनना स्वीकार किया? भाई ने तो ऐसे हाथ उठाया जैसे कितनी विजय है। नहीं, लेकिन इसकी ऑनेस्टी के लिए ताली बजनी चाहिए। बॉस आपका नाम क्या है?
सार्थक सार्थक, अब एक चीज बताओ, सीएमए करने के बाद कोई रिग्रेट हो रहा है क्या? मैं एक गारंटी देता हूं, किसी भी करियर को करने के बाद आपको रिग्रेट हो सकता है, किसी भी करियर को करने के बाद, किसी भी करियर को परस्यू करने के बाद। तो सीएमए तो चीज ही क्या है। लेकिन अगर आप ठान लें तो इसी सीएमए से आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सी क्वालिफिकेशन इज मेयर एंट्री टोकन। उसके बाद की जर्नी कैसे होगी आपको तय करना है। आप डीटीसी की बस, आप सब दिल्ली का जीवन जी चुके हो। दिल्ली की जो रोडवेज की बस चलती है, मैं आपको एक सीन दिखाता हूं छोटी सी। उस रोडवेज की बस में चढ़ने के लिए आपने टिकट कटाई और आप बस स्टैंड पर गए। टिकट तो खैर बाद में कटती, आप बस स्टैंड पर गए। बस स्टैंड पर बहुत भीड़। एक बच्चे ने रोना शुरू किया, यार ये दिल्ली है ना, पता क्या, हर समय जहां जाऊं वहां भीड़ ही रहती है, पता नहीं बस टाइम पर हम पकड़ भी पाएंगे कि नहीं। कोई सूरत से वो बस में चढ़ता है, बस में उस भीड़ में चढ़ जाता है, फिर वो क्रिप कर रहा है, पता नहीं क्या होगा, इतनी भीड़ है, मुझे इतनी दूर जाना है, बैठने की जगह तो छोड़ो, यहां तो ढंग से खड़े भी नहीं हो सकते, और ये बगल वाले को तो खड़ा होना भी नहीं आता है, पता नहीं इसके शरीर से तो पसीने की बदबू आ रही है। वो तमाम रोता जा रहा है। उसके बगल में एक बंदा है, वो अपने दोस्त से बोल रहा है, यार भाई इतनी भीड़ थी लेकिन अपन चढ़ गए। चढ़ने के बाद भाई मजा आ गया, लोगों को खड़े होने की जगह नहीं मिल रही, हम दोनों साथ साथ ही खड़े। पॉजिटिविटी। थोड़ी देर बाद अचानक से जो पॉजिटिव सोच रहा था, जो पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा था, उसके बगल की सीट खाली हो जाती है और वो बैठ जाता है। भाई मजा आ गया यार, हम लोगों को खड़े होने की संभावना नहीं थी, हमें तो बैठने की सीट मिल गई। लाइफ रोडवेज की बस है, भीड़ मिलेगी, हो सकता है चढ़ने में दिक्कत हो सकता है खड़े होने में दिक्कत हो सकता है सीट ना मिले, लेकिन ये तय कर लीजिए, अगर आप उस बस में चढ़ गए तो मंजिल पर आप भी पहुंचेंगे और बैठा हुआ भी पहुंचेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। तय आपको करना है कि भीड़ को देखकर रोना है या चढ़ जाने की खुशी मनानी है, इतनी सी बात है। आपको यह सोचना पड़ेगा जीवन में मैं कुछ नया करता रहूं कि नहीं। इंसान में और जानवर में यही एक अंतर है। शेर 10,000 साल पहले भी जंगल में रहता था, 20,000 साल पहले भी जंगल में रहता था, और वो शेर आज भी जंगल में रहता है। इंसान 10-20 हजार साल पहले, 50,000 साल पहले जंगल में रहता था, आज मंगल तक चला गया। क्यों? लेट्स आस्क द क्वेश्चन व्हाई। क्योंकि इंसान ने कुछ नया करते रहने का सपना देखा, कुछ नया करते रहना है। आपने जो अभी तक किया वो पुराना हो गया। संदीप जी ने और माधुरी जी ने एक नया सपना देखा कि स्टूडेंट की फीस आज तक नहीं हुई है, हम क्यों ना करें। सेंट्रल काउंसिल मेंबर और रीजनल काउंसिल मेंबर्स ने इनको सपोर्ट किया, इनको सारी सुविधाएं दी कि अगर आप ये सपना देख रहे हो तो इंस्टीट्यूट आपके साथ है, और वो सपना सार्थक हो गया। सार्थक उसमें बैठा है। इस सच्चे सपने के लिए तालियां बजनी चाहिए कि नहीं? सर आपने नया किया, आपने नया किया, परिणाम आपके सामने। आपको कैसे पता चलता कि एक सीएमए टीएफसी जैसी सरकारी कंपनी में काम करके आपको एंटरटेन करने की क्षमता भी रखता है, और वो टीवी पर और मंचों पर जाता रहता है। मेरी आज की कमाई है यह कार्यक्रम। मुझे नहीं पता इस ऑडियंस में कितने फ्यूचर सीईओ बैठे हैं। हो सकता है 10 साल के बाद इनमें से किसी सीईओ का फोन आए, सर हमारे एक प्रोग्राम है, आपको आना है, कमर्शियल नो बार, जो आप चाहें। देखो कैसे मैंने अपनी मार्केटिंग करी। इस पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, इस फिस्ट का यह मकसद है, अपने आप को बेचना सीखना पड़ेगा। अगर आप बनाना जानते हो, कान्हा कृष्णा बनाना जानते हो, तो बेचना भी सीखना पड़ेगा। पहले अपने आप को बना लीजिए, फिर अपने आप को बेच डालिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई मतलब कोई नहीं। अगर आप ये सोचिए, थॉमस एडिसन को पागलपन नहीं सवार होता तो बल्ब आता? नहीं आता। ग्राहम बेल को सपने में ऐसा कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता कि यहां बैठा आदमी दूसरे कमरे में बैठे किसी व्यक्ति से बात कर ले। अगर एक विचार उसके मन में नहीं आता तो फोन नहीं बजता। आप ये विचार करें, जेफ बेजोस कौन है जानते हैं? क्यों जानते हैं? बस यही आंसर है। उसने एक ऐसा सपना देखा, बाकी सपने तो आप जानते हैं, कि मैं मंगल ग्रह पर इंसानी बसाऊंगा।
आज दुनिया पागल कह सकती है, और फेसबुक पे प्रोफेसर बन गए। अच्छा होता हम फेसबुक बना लेते। अब आपको तय करना है कि आप फुटप्रिंट क्रिएट करना चाहते हैं या फुटप्रिंट फॉलो करना चाहते हैं। अगर इस ऑडियंस में बैठा एक बंदा 1 आउट ऑफ 1000, अगर 1000 में एक बंदा भी आज यहां से इंस्पायर होकर जाता है, इस फीस्ट को वास्तव में सेलिब्रेट करके जाता है, इस फीस्ट की सेलिब्रेशन की फीलिंग को वास्तव में लेके जाता है, तो मैं समझता हूं इंस्टीट्यूट का यह प्रोग्राम अपने आप दूसरे से अलग नहीं कर सकता। तालियां। आपको सोचना पड़ेगा, नाइकी ने क्यों डायलॉग दिया, जस्ट डू इट। सोचते रहने से कुछ नहीं होगा सर। अगर आप सोचते रहते तो क्या आप सीए में बन पाते? आपने एक दिन तय किया, सोचना बंद, करना शुरू। इस मामले में आपको हनुमान जी बनना पड़ेगा। हनुमान जी की एक पॉपुलर थ्योरी है, सूचना मिली और सोचना बंद। कैसे? भाई पर्वत ले आओ, औषधि ले आओ, दवाई। वो चल पड़े, कहां से लाना है, कैसे लाना, दिमाग नहीं लगाया, पहुंच गए। दवाई नहीं समझ में आई, सोचा नहीं ज्यादा, बोला दवाई तो नहीं समझ में आ रही, लेके भी पहुंचना जल्दी है, पूरा पहाड़ उठाया और पहुंच गए। सूचना मिली और सोचना बंद। हम आइडिया बहुत आते हैं हमारे। मैं आपकी एज ग्रुप में जब था, मैंने एक स्पीकर को सुना था, आनंद साहब, उसने कहा था कि हमारे दिमाग में जनरली एक दिन में 60,000 के करीब आइडियाज आते हैं। 60,000 प्लस आइडियाज कम इन आवर माइंड एवरी डे। हमारी मिस्टेक आ जाएगा। मैंने इनसे कहा कि इस उम्र में आप इतनी सेवा कर रहे हो, बच्चों को जोड़ने का काम कर रहे हो, इतने बड़े सपने देख रहे हो, मैं सोच रहा हूं लोधी रोड गार्डन के मोड़ पर आपकी एक मूर्ति लगवा दूं। संदीप जी ने कहा मेरी मूर्ति, राजेश जी जिंदे आदमी की मूर्ति। मैंने बोला क्यों, यूपी में बहन जी अपनी 1000-1200 लगवा सकती है, एक आपकी भी सही। अब लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट, इन्होंने तुरंत पूछा राजेश भाई खर्चा कितना आएगा। अपन कॉस्टिंग वाले लोग बिना खर्चा के आगे नहीं बढ़ते। मैंने कहा देखो भाई, लोधी रोड में जमीन भी महंगी है और आजकल बड़ी बड़ी मूर्तियों का चलन है, 2-1 करोड़ का खर्चा आ जाएगा। अब इनका जवाब अगर आपको पसंद आए तो इनके लिए तालियां बजाना। इनने बोला 1 करोड़ मुझे दे दो, मैं ही खड़ा हो जाता हूं। कैलेंडर ही देख लेते, ये हो जाता है, इस कैलेंडर ही देख लेते, ये हो जाता है। इसलिए मैंने कहा, तो असल में इस बनने में क्या होता है, आप क्या अचीव करोगे वो छोड़ दो, लेकिन इस अचीव करने के प्रोसेस में जो आप बन जाते हो, जो फेलियर्स को एक्सेप्ट करके, जो जीवन की लड़ाई को लड़ते लड़ते जो आप बन जाते हो, दैट मेक्स यू अ डिफरेंट पर्सन देन एनीबॉडी एल्स। दैट मेक्स यू डिफरेंट। ये वो प्रोसेस है। अगर आप आग से तपोगे नहीं तो सोना कुंदन नहीं बन सकता। तो जिंदगी अभी आपको तपा रही है, लेकिन ये तय है, एक दिन में राजा नहीं बनता सर कोई। मैं 25 साल से तप रहा हूं, तब शायद थोड़ी बहुत कमाई कर पाया कि मुझे आनंद साहब, मित्तल साहब, संदीप भाई, इन लोगों ने इस लायक समझा कि मैं आज के डायस पर अपने छोटे भाई बहनों से बात करने के लायक हूं, नहीं तो ये मुझे कभी खड़ा नहीं करते। जिंदगी में आपको ये सोचना पड़ेगा। और कुछ बातें मैं छोटी छोटी और बताता हूं आपको। शब्दों का चयन, आप किसी बात को कहते कैसे हो। एक टारगेट आज से आप बना लीजिए, एक डायरी मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, फोन पर एक नोटबुक खोल लीजिए। फोन का हम बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। क्या मैं हर दिन ये रिकॉर्ड कर सकता हूं आज मेरे स्टेटमेंट में मैंने कितनी बार नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज किया, कितनी बार मैं नेगेटिव साउंड कर रहा था। अगर आज से आपने इस एक हैबिट को एक्सरसाइज कर लिया, आई विल ऑलवेज साउंड पॉजिटिव, आपको चुनौतियों में अवसर देखने की आदत पड़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। आप हर टफ सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखोगे। जो सीढ़ी पर बैठे हैं, अगर वो ये सोचते कि सीट नहीं है चल पड़े, प्रोग्राम का आनंद नहीं लेते। लेकिन ये सच में जमीन से जुड़े लोग हैं। और मैं तो बताऊं सर, इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम है तो ये बच्चे थोड़े चेयर वेयर पे बैठे, नहीं तो सारे नीचे ही बैठे मिले होते हैं आपको अपने अपने तरीके से। और कहीं यहाँ गद्दे, पलंग, तकिए वकिए रहते तो हमारा आनंद कुछ और ही होता। असल में हम है तो वही, उसके बाद का तो सारा आडंबर है। अगर आप अंदर से अच्छे हैं, नो डाउट यू आर गोइंग टू विन, यू आर गोइंग टू रॉक। ये काबिलियत आपकी है। आपको सोचना पड़ेगा आप किसकी संगत में हो, कंपनी आपकी कैसी है। कंपनी जब मैं बात करता हूं,
एक कंपनी खराब हुई, माइथोलॉजिकल रेफरेंस, द्वापर में एक शकुनी आया, शकुनी की संगत में जो गया वो दुर्योधन हो गया, मंथरा की संगत में जो गई वो केकई हो गई। अब आपको चुनना पड़ेगा आपके जीवन में कौन कौन शकुनी है और कौन कौन मंथरा। ऐसी शकुनी और मंथरा को जल्दी पहचानो। कभी आप जिसको गोपी समझ रहे हो मंथरा निकले, बहुत गड़बड़ है भाई, भारी गड़बड़। लेकिन अगर आपने राधा में और मंथरा में अंतर करना सीख लिया तो जिस दिन आपको राधा मिली आप राधे कृष्ण हो जाओगे। A man is known by the company he keeps। बचपन में मैंने पढ़ा था, A man is known by the company he keeps। एक कंपनी आपको क्या से क्या बना सकती है। एक लीग की बात, अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी उसने बीटेक क्लियर किया, मैंने अपनी बेटी से एक बात कही कि बेटा अब आपकी लीग तय करेगी आप कहां जाओगे। से मैं सीएमए मैंने क्वालिफाई किया, मेरा कैरियर का मेजॉरिटी टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बीता। जो कहा जाता है, मैं सीए और सीएमए में अंतर नहीं करता, लेकिन कंपनियों में फेमस था कि बैलेंस शीट को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटर हैंडल करेगा। आपको जानकर अच्छा लगेगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 7-8 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, 20-25 हजार करोड़ तो हम कमा लेते हैं, महारत्ना कंपनी है हम, और हमारी 38 साल की लाइफ में पीएफसी की बैलेंस शीट को 30 साल से एक कॉस्ट अकाउंटेंट हैंडल कर रहा है। और ज्यादा मजा आपको तब आएगा जब आपको पता चलेगा इस समय की प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन सी हरसेल परमिंदर चोपड़ा जी, सी हरसेल पीजे सीएमए। और आप और ज्यादा तालियां तब बजाना जब से उन्होंने सीएमए का चार्ज लिया, सीएमडी का चार्ज लिया, उसी साल से उन्होंने सीएमए इंस्टीट्यूट से कैंपस रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया। हम पहुंचे ऐसी जगह पर, किसने रोका आपको सीईओ बनने से? आप सिर्फ अपना भला नहीं करने वाले हो, आप अपनी आने वाली जनरेशन का भला करने वाले हो, जो आपको देखेंगे कि अगर ये चेयरमैन है तो मैं भी बन सकता हूं, अगर ये सीईओ है तो मैं भी बन सकता हूं, अगर ये किसी को रिक्रूट कर सकते तो मैं भी रिक्रूट कर सकता हूं। आप में पता नहीं कितने एंटरप्रेन्योर्स यहां छिपे बैठे, गॉड नोस। ये कल का समय तय करेगा कि आप कहां जाने वाले हो। मैं बताऊं आपको, और जो चीजें आपको खत्म करने वाली है, विच आर गोइंग टू किल यू, वो क्या है? सबसे पहली बात है, आप मोबाइल यूज करते हो, कैसा यूज करते हो, क्या देखते हो उसमें? सारे लोग मुंह छिपा के हंस रहे हैं। यह तय कर लो बस, आज अगर आपने यह तय कर लिया कि लोग मेरी रील देखें कि मैं लोगों की रील देखूं, लोग मुझे सर्च करें गूगल पर कि मैं लोगों को गूगल पर सर्च करूं, लोग मुझे बुलाएं या मैं किसी के कार्यक्रम में जाके सामने बैठकर तालियां बजाऊं, आपको तय करना है। जिंदगी स्टेज और ऑडियंस का खेल है सर। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका क्या, आपको स्टेज पर आकर तालियां बजवानी है या हमेशा ऑडियंस में बैठकर ताली बजानी है, यह तय कर लीजिए। मेरा चैलेंज होता है सर, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, कल जब मुझे इस कार्यक्रम के लिए एक दिन बचा था, मुझे नहीं पता था कि मैं इस यंग जनरेशन को कैसे फेस कर पाऊंगा। ऑनेस्टली सेइंग, आई हम्बली कन्फेस, मेरे से ज्यादा अपडेटेड लोग यहां बैठे हैं जो टेक्नोलॉजी में, स्पीड में मेरे से ज्यादा अपडेटेड हैं, और मुझे उन लोगों का सामना करना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसी बात जरूर करनी पड़ेगी जो शायद यहां बैठा आदमी, कोई बंदा, कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई लड़की इसके पहले इस नजरिए से न देख रहा हो। अगर मैंने कुछ नई बात या कुछ बात नए तरीके से नहीं की तो मुझे यहां पर क्यों बुलाया जाएगा? आप मुझे क्यों सुनोगे? सो दैट द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस यू हैव टू क्रिएट। लोग आपको क्यों सुने? आप वॉचिंग टाइम ऑफ मोबाइल, क्वालिटी ऑफ मोबाइल यूजिंग, वीडियो वॉचिंग, यू हैव टू डिफाइन। मैं खाली सीए में बनकर हम क्या तीर मार लेंगे? सर, कोई भी कुछ पढ़कर कोई तीर नहीं मार सकता अगर उसने अपने बेसिक्स पर काम नहीं किया। आप अपने 24 घंटे देखो, भगवान ने हर चीज में अंतर पैदा किया। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अमेरिका में पैदा हुआ, कोई बांग्लादेश में पैदा हुआ, कोई यूक्रेन में पैदा हुआ, कोई इस समय गाजा पट्टी में, कोई पाकिस्तान में पैदा हुआ, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। अंतर है।
कोई बहुत पैसे वाले के घर में पैदा हुआ, कोई बहुत निर्धन के घर में पैदा हुआ, कोई लंबा है कोई नाटा है, किसी की आंखें नहीं है किसी के टांग नहीं है। भगवान ने हर चीज में अंतर किया दोस्तों, ऊपर वाले हर चीज में अंतर किया, लेकिन एक चीज में अंतर नहीं किया जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, वो थी समय। 24 घंटे। ये 24 घंटे पशु पक्षी इंसान गरीब अमीर स्त्री पुरुष नर नारी सबको समान रूप में बांटा, और इस 24 घंटे का जिसने जैसा इस्तेमाल किया आज वो जीवन में वहीं पर है। आप सबने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी 20 घंटे काम करते हैं। अभी पिछली परीक्षा में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 40 साल से ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जब मैं बेड पर जाती 30 सेकंड में डीप स्लीप में ना चला जाऊं। सर 30 सेकंड में तो हम बेड के लिए सोचते भी नहीं है। हाँ 15 मिनट तो हमको मोबाइल छोड़ने में लग जाते हैं, फिर एक आध घंटा तो हमको मोबाइल को छोड़ने की मेहनत करने में लग जाता है। बार बार मन जाता है नोटिफिकेशन आया, जैसे दुनिया अभी जा रही है और मुझे अभी रिस्पॉन्ड करना है। यह आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद रिएक्टिव, आप कितने रिएक्टिव हैं, कितनी जल्दी आप प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपने अपनी रिएक्शन को होल्ड करना सीख लिया, आधे से ज्यादा झगड़ा खत्म। योर टाइम इज बीइंग वेस्टेड इन मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंपल्सिव रिएक्शन। उसके बाद बात आती है जेलसी की। सर दूसरे को देखने से कुछ हासिल नहीं होता। इस हॉल में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास आईफोन 15 है? हाथ उठाएं। आईफोन पूरा हाथ उठाए ना, स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। ये बच्ची आधा आधा हाथ उठा रही है, पता नहीं सर कहां फंसा दे। अभी आईफोन किसी के पास नहीं है, या मुझे अच्छा लग रहा है कि मेजॉरिटी के पास नहीं है, कुछ लोगों के पास है, तो उनके मदर फादर ने उनको थोड़ा ज्यादा बिगाड़ रखा है। ये संदीप जी आए तो मुझे लगा कि सर आप रुक जाओ, बहुत हो गया। ये जब आते तो मुझे ऐसा लगता है यमराज आ गए प्राण हरण करने के लिए, लेकिन ये उधर चले गए, मैं समझ गया मेरा नंबर नहीं था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, शो ऑफ से बचना होगा। आप वही फोन खरीदें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आप कमा सकते हैं। और अगर पहला मोबाइल फोन खरीदना हो और एप्पल का खरीदना हो और बिना ईएमआई का खरीदना हो तो अपने मां बाप के लिए खरीदेंगे। उनको भी तो लगना चाहिए कि उनका बच्चा सफल हो गया, उनको भी लगना चाहिए। उसके बाद बात आती है, सबसे गड़बड़ हम क्या करते हैं अपने जीवन में, हम लर्निंग बंद कर देते हैं, सीखना बंद। सर लर्निंग की स्पेलिंग क्या होती है? लर्न, सार्थक लर्न की स्पेलिंग LEARN। इसमें से बस L हटा दो, अर्न। अगर आपने लर्निंग चालू रखी, अर्निंग तो रेसिडुअल है, वो चालू ही रहेगी। अर्निंग इज द आउटपुट ऑफ लर्निंग। जिसने लर्निंग, अगर मैं लर्निंग नहीं करता मैं यहां नहीं खड़ा होता। आज पूरे देश में, देश विदेश में मुझे अगर बुलाया जाता है, कुछ कार्यक्रमों में जा पाता हूं, वो इसलिए कि मैं लर्निंग का प्रयास कर रहा हूं। मैं जिस दिन जितना प्रयास करता जाऊंगा और बढ़ता जाऊंगा, मुझे यह तय करना पड़ेगा लास्ट महीने। अब आपको यह तय करना है कि आप यह कमिट कर सकते हो कि कोर्स के अलावा साल में 5 किताब आप और पढ़ोगे। कौन तैयार है मेरे साथ? 5 बुक्स इन अ ईयर मिनिमम। आप ये करके देखो, आपको मैजिक पता चल जाएगा। आप दूसरों से अलग रोल में आ जाओगे, गारंटी देता हूं मैं। ये डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि ICWA कर लिया, एक जॉब का ऑफर हाथ में आ गया, और उसके बाद बस 10 to 6 की जॉब। सर कुछ बोल रहे? अच्छा नहीं, कुछ बोल नहीं रहे। संदीप जी खड़े छुप कर पीछे, पता नहीं क्यों मुझे डरा रहे हैं। सर अब यही आपको तय करना है, लर्निंग रिजल्ट्स इनटू अर्निंग। उसके बाद बात आती है ग्रेटिट्यूड की। हम किसके प्रति आभार करें? आभार व्यक्त करना, एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड का अंतर बताता हूं। अगर आभार देना सीखना हो, ये मैं जो बात करता हूं, देखो माइथोलॉजिकल से एक और आज का ये जो प्रोग्राम है, दिस इज समथिंग काइंड ऑफ इंटर्नशिप। एक इंटर्नशिप का ही प्रोग्राम एक तरह से। हम कैसे किसी प्रोग्राम को अटेंड करें, हम कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, वहां जाकर क्या होगा। आप आने वाले समय में ऐसे प्रोग्राम को करने की ट्रेनिंग लेके जा रहे हो। खुद आपको पता चल गया ऐसा प्रोग्राम कैसे होता है, क्या करेंगे तो सफल होगा, क्या करेंगे तो असफल होगा। एक इमीडिएट लर्निंग तो आज की यही है।
ये लर्निंग, ये इंटर्नशिप का कंसेप्ट कहां से आया सर? अगेन, आपने रामायण को उस एंगल से पढ़ा है कि नहीं? ये सर, ये इंटर्नशिप का कंसेप्ट तो रामायण से आ गया था। भगवान राम सिर्फ 14 साल के थे, ओनली 14 ईयर्स। विश्वामित्र आते हैं, राजा दशरथ से कहते हैं अपने बच्चों को मेरे साथ भेज दो, राम लक्ष्मण को। क्यों? मेरे आश्रम पर राक्षस आक्रमण करते हैं और मुझे अपने आश्रम को राक्षसों से बचाना है। दशरथ बड़े चिंतित, ये 14 साल के राजकुमार, ये बच्चे, मेरी सेना ले जाओ। गुरुदेव, बच्चों को ले आकर क्या होगा? गुरुदेव ने कहा, राजन, जो मांगा है वो बात करो। मुझे राम लक्ष्मण चाहिए, मतलब राम लक्ष्मण चाहिए। क्योंकि विश्वामित्र को पता था ये राम लक्ष्मण आगे जाके राजा रामचंद्र बनने हैं, इनको राजा रामचंद्र बनाने के लिए ये इंटर्नशिप जरूरी है। सर, भगवान, हम लोग अक्सर कहते हैं, शिकायत रहती है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैं बोलता हूं, भगवान ने अपने आप को नहीं छोड़ा। 14 साल की उम्र में राक्षसों को मारने की इंटर्नशिप, उसके बाद वनवास, उसके बाद पत्नी का हरण, उसके बाद रावण से लड़ाई। भगवान ने अपने आप को कहां छोड़ा? जब भगवान ने अपने आप को नहीं छोड़ा तो मुझे और आपको कैसे छोड़ दे? ये सोचना पड़ेगा हमको। बात आती है ग्रेटिट्यूड की। मैं एक फिर माइथोलॉजिकल उदाहरण देता हूं। हनुमान सब जानते हैं, लंका पहुंचे, उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। माता अंजनी को पता चलता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई। माता चिंतित, हनुमान को कोई चिंता नहीं थी, उनको तो अपने बल पर और अपने प्रभु राम पर भरोसा था कि भगवान रक्षा करेंगे। माता अंजलि चिंतित हो गई। माता अंजलि ने उसी समय अग्निदेव की पूजा की। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेटिट्यूड, हाउ कैन यू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड। माता अंजलि ने अग्निदेव की पूजा की, मेरे पुत्र की पूंछ में आग लगा दी गई है, अग्निदेव उसकी रक्षा करना। अग्निदेव सुनते हैं और अग्नि शीतल रहती है, पूरी लंका जल जाती है, हनुमान जी का बाल बाका भी नहीं होता। आपकी पूंछ में जिस दिन आग लगाई जाए और जब आपने लंका जला दी तो एटीट्यूड में नहीं आना है। एक दिन आप सब लंका जलाओगे, एक दिन सब आप लंका पर विजय प्राप्त करोगे, एक दिन आपकी पूंछ में आग लगेगी और आपका बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ आपकी मां की दुआ है। अगर आज आप सीएमएस हो तो इंस्टीट्यूट की मेहनत है, इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स की मेहनत है। ये एक सेटअप है जिसने आपको ज्ञान दिया। आपको तय करना पड़ेगा, आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू योर प्रोफेशन, टू योर मदर, टू योर फादर, टू एवरीवन जिसके कारण आप यहां बैठे हो। एक बार उन सभी के लिए तालियां बजनी चाहिए। उसके बाद बात आती है नजरिए की। हम जिंदगी को कैसा देखते हैं? कितनी देर? 15 मिनट, 10 मिनट, ये बोल रहे 2 मिनट, 2 मिनट 15 मिनट से तो यहां खड़े हैं, 10 मिनट और मैं आपसे बात करूंगा। उसके बाद बात आती है नजरिया की। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते, फिर मैं एक एग्जांपल, आनंद साहब, इतनी बदमाशी तो मैं कर ही सकता हूं। गाइस, कैन आई टेक मोर 10 मिनट्स? एक बार तालियां बजा के संदीप जी को बता दो। सर, बच्चे मेरे साथ है, फिर किसका डर? जब सैया बहे कोतवाल तो अब डर काहे का? और आज के सैया तो यही है सर। और जो ये जनरेशन जिसके साथ हो ना, उसको जिंदगी में कोई पीछे नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। इसलिए मैं ये जनरेशन को कमाने आया हूं। मैं अक्सर कहता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं आपको स्टेज पर जाने की, मंचों पर जाने की, कविताएं सुनाने की जरूरत क्या है? तब मैं जवाब देता हूं आनंद साहब कि जीवन में रिश्ते रिश्तों में जीवन गाने निकला हूं, कुछ अपनी कुछ आपके मन की बात सुनाने निकला हूं। रोजी रोटी रोज कमाऊं फिर भी मन अतृप्त रहे, इसीलिए अब दुनिया में कुछ लोग कमाने निकला हूं। ये 1000 सीएमएस आज कमा के जाऊंगा सर मैं। आई एम रिचर देन एवरीबॉडी टुडे। मैं सच बता रहा हूं, आज मैं अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहा हूं। क्यों? आप घर के अपने मम्मी पापा की सीन याद करो। पापा तो किसी काम के होते ही नहीं है। मेरी वाइफ होती तो देखता, देखो बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। कोई नहीं, ये वीडियो दिखा दूंगा मैं, मानूंगा नहीं मैं सच बता रहा हूं। फिर आती है बात ग्रेटिट्यूड की, एटीट्यूड की, नजरिए की। हनुमान जी पहुंचते हैं अशोक वाटिका। वो हनुमान जी को अशोक, यह राम कथा की एक दृश्य में एक कहावत है कि जहां भी कलयुग में भी अगर भगवान राम की कहानी चल रही हो तो वहां हनुमान जी होते हैं। तो हनुमान जी कलयुग में एक
रामदास जी महाराज की कथा में बैठे कहानी सुन रहे थे। रामदास जी पूरा वर्णन कर रहे थे, हर जगह हनुमान जी को बड़ा आनंद आ रहा था। एक दृश्य आया अशोक वाटिका का। रामदास जी ने कहा जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो उस समय अशोक वाटिका में श्वेत पुष्प बिखरे पड़े थे, सब तरफ डालों पे सफेद सफेद पुष्प थे। हनुमान जी को गुस्सा आया, नहीं यार उस समय तो लाल पुष्प थे, ये तो पंडित गलत बोल रहा है। वो पंडित के पास गया, बोला आप तो लाल फूल सफेद फूल बता रहे हो, जबकि मैं ही था वहां पर, उस समय तो लाल फूल थे। पंडित नहीं माना, बोला नहीं जी सफेद फूल थे। बहस हो गई। हनुमान जी पंडित जी को कंधे पर बिठाकर राम जी के पास ले गए। बोले भगवान अशोक वाटिका मैं गया था, फूल मैंने देखे, पंडित बोल रहा वहां पर सफेद फूल थे जबकि लाल थे। भगवान बोलते मान जा यार, लाल ही सफेद ही होंगे, क्यों बहस में पड़ता है। बोला नहीं मान कैसे लूं, आपकी कथा में कुछ भी झूठ नहीं होने दूंगा। बोले नहीं फिर तो मैं कुछ नहीं करता, ऐसा ऐसा कर, माँ जानकी वहीं पर थी, तू सीता मैया से जाके पूछ ले वहां पर फूल सफेद रंग के थे कि लाल रंग के। हनुमान जी पंडित जी को फिर से अपने पुष्पक पर बिठाया और सीता जी के पास, माँ सीता के पास पहुंचे। माँ सीता ने बोला वत्स अगर ये पंडित कह रहा है कि सफेद फूल थे तो मान लो सफेद थे। बोला नहीं माता मैं मान कैसे लूं। फिर माँ उसको बोलती है बेटे वाटिका में फूल तो सफेद ही थे, लेकिन मेरे हरण के कारण लंका और लंकापति पर तुम्हारा गुस्सा इतना तीव्र था, तुम्हारी आंखों में लाल खून उतर आया था और तुम्हें वो सफेद फूल भी लाल नजर आ रहे थे। यह है नजरिया। कई बार हम सिचुएशन को जैसे देखते हैं सिचुएशन वैसी होती नहीं है। आप गलत नहीं हो, यह नजरिया है। सो चेक whether your viewpoint, the way you are looking at the situation is the way you wanted to see it or what is the fact। क्या वो वही सिचुएशन थी जो आपको दिख रही है या इसके अलावा भी कुछ था। फिर एक मैं अंतिम घटना आपको बताता हूं क्योंकि मैं फ्यूचर जनरेशन से बात कर रहा हूं। उसके बाद बात आती है कैरेक्टर की, चरित्र की। फिर मैं एक उदाहरण रामायण से ही आपको देता हूं। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, टाइम का मामला है, समय की अपनी सीमा है। वैसे सीमा आजकल पाकिस्तान की है। एक सचिन बॉल को मारता था तो सीमा रेखा के बाहर चली जाती थी। आज का सचिन शॉट मारता है तो सीमा रेखा के। तो उसके बाद बात आती है चरित्र की, कैरेक्टर की। इस जीवन में वही आगे बढ़ेगा जो कैरेक्टर का मजबूत होगा। माता मंदोदरी ने जब लंकापति दशानन के मौत की खबर सुनी तो उसको भरोसा नहीं हुआ कि दशानन की भी मृत्यु हो सकती है। वो पहुंचती है छावनी में और पूछती है किसने इसका हनन किया, किसने इसका वध किया। यस, जो लड़कियां ऊपर सेल्फी ले रही हैं, सेल्फी पर भी वो वैसी नजर आएंगी। कोई बात नहीं, मैं फिर से मेरा एक कस्टमर मिस हो रहा था, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं। मेरा माल खरीदो अभी, आज फोटो लेनी तो मेरी लो, अपने बॉयफ्रेंड को भेजना, देखो कोई ढंग का काम किया करो। काम आएगी बच्चे, मैं ऐसे फ्री में कुछ नहीं बताता, हर चीज का अपना मोल है। तो माता मंदोदरी को ताज्जुब हो गया कि मेरे पति को किसने मार दिया। ये लंकापति, वो लंकापति दशानन जिसने देवताओं को हराया, वो लंकापति दशानन जो कुबेर का रथ ले आया, वो लंकापति दशानन जिसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और उसको अमृतों का वरदान देते, जिसकी नाभि में अमृत कुंड है, उसका हनन किसने कर दिया। बोला जी वो दशरथ कुमार राजा रामचंद्र जी हैं, उनके हाथों इनकी मृत्यु हुई। बोले वो कहां हैं, अपने सैनिकों से पूछती हैं। जी वो अपनी छावनी में चले गए हैं। माता मंदोदरी पहुंचती है छावनी में कि मैं उससे मिलना चाहती हूं। जैसे ही माता मंदोदरी भगवान राम के नजदीक पहुंचने लगती है, भगवान राम उदास मुद्रा में समुद्र के किनारे बैठे थे। उनको अच्छा नहीं लग रहा था लंकापति को मारकर, लेकिन मजबूरी थी, उसने काम ही ऐसे किया। माता जैसे ही नजदीक आने लगी, माता मंदोदरी की परछाई भगवान राम पर पड़ने को थी। जैसे ही परछाई पड़ने वाली थी, भगवान अचानक खड़े हो जाते हैं, घूमकर बोलते माता आप कौन। परछाई नहीं पड़ने दी अपने ऊपर। माता आप कौन। माता अपना परिचय देती है, मैं हूं वो दुर्भाग्यशालिनी, उस लंकापति रावण की पत्नी जिसकी मृत्यु आपके हाथों हुई है। राम को लगा कि ये मुझे कोसने आई है। राम जी अपनी सफाई देने लगते हैं, माता मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था कि मैं आपके पति को मारूं, लेकिन उसने मुझे विवश कर दिया था, मेरी अर्धांगिनी का हरण किया, मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची थी, कोई विकल्प नहीं बचा था, मुझे उसको मारना पड़ा। बताएं मां आपका क्या हेतु था। बोला नहीं मैं तो ये देखना चाहती थी मेरे पति में और आप में अंतर क्या है जिसकी वजह से वो आपके हाथों मारा गया।
अब भगवान राम पूछते हैं कि आपने क्या देखा मां? अब आपको लगे माता मंदोदरी का उत्तर हम सबके आपके काम का है, तो माता मंदोदरी के लिए ताली बजाना। माता मंदोदरी कहती है, मैं समझ गई, वो चरित्रहीन था तो मारा गया, और एक आप चरित्रवान हो जिसने पर स्त्री की परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दी, इसलिए आप राम हो। ये रामायण की कहानियां हमको देखकर लॉकडाउन में समय बिताने के लिए नहीं दिखाई गई थी। आज से एक काम आपका शुरू होता है, कैन आई स्टार्ट लुकिंग एट द सिचुएशन डिफरेंटली? क्या मैं हर एक सिचुएशन को दूसरे नजरिए से देख सकता हूं जैसे आज तक देखता आया हूं? अगर आपने हर सिचुएशन को दूसरे नजरिए से देखना शुरू कर लिया, डिफरेंटली इंटरप्रेट करना शुरू कर लिया, माइंड इट, आप विनर हो गए। आपने देखा होगा पिछले 40 मिनट में मैंने सीएमए, प्रोफेशन, जॉब, इससे रिलेटेड कोई बात नहीं की। मैंने जिंदगी का वो पहलू दिखाने का प्रयास किया जो परहैप्स हम लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन माइंड इट, आप सब वो सक्षम लोग बैठे हो जो चीजों को इंटरप्रीट भी कर सकते हो, डिफरेंटली इंटरप्रीट कर सकते हो। और हर एक आदमी चाहे जॉब करे, चाहे स्टार्टअप करे, चाहे अपने पिताजी की कंपनी ज्वाइन करे, बट आप में एक सीईओ छिपा है। अगर उसको बाहर आने से कोई रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप। मैं अंतिम एक कवि के रूप में मेरा परिचय हुआ था। मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा। एक कवि क्या जिसके सामने इतनी अच्छी ऑडियंस हो और वो कविता ना सुनाए? सुना दूं? ऐसी कविताएं मैं मंचों पर नहीं सुनाता। आप टीवी पर, गूगल पर, यूट्यूब पर जब कवि राजेश अग्रवाल सर्च करोगे तो बहुत सारे लाफ्टर आपको नजर आएंगे। लेकिन मैं सच बताऊं, ऐसी कविताएं मैं ऐसे ही प्रोग्राम में सुनाता हूं, मेरा मन है। और यहां तो वो बच्चे बैठे हैं जो हर चीज को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। सर, वो कार्यक्रम से पहले मुझे एक बच्चा मिल गया। मैंने बोला, इतिहास में तुम्हें सबसे ज्यादा कौन नापसंद है? माधुरी जी, मैंने उससे पूछ लिया, इतिहास में कौन सा महापुरुष सबसे ज्यादा नापसंद है? उसने बोला, राजा राम मोहन राय। मैंने बोला, क्यों? बोला, सर उसी ने बाल विवाह बंद कराया था, नहीं तो आज हम बाल बच्चेदार होते। हो जाता है सर। मैं बड़े बड़े कमाल के बच्चे हैं सर। वो किसी एक गर्लफ्रेंड किसी की थी, वो उसके पिताजी के पास पहुंच गया। पिताजी ने बोला, देख, मैं अपनी लड़की मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी लड़की पूरे उम्र एक मूर्ख के साथ रहे। लड़के ने बोला, इसलिए तो मैं उसका हाथ मांगने आया हूं, आपके साथ कैसे रहने दूं? हो जाता है। मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूं, बहुत प्यारी सी ऑडियंस है। 4 पंक्तियां पहले आप सबके लिए कि सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, तमाम मेरे छोटे भाई बहनों के लिए। सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, हवा जब भी कोई गमगीन सा पैगाम लाती है, जमी का आसमां का जब सहारा छूट जाता है, ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। तो ये रिश्तों की जमा पूंजी लेकर जा रहा हूं। एक छोटी सी कविता सुनाता हूं कि एक दिन तो पूर्ण होगी प्रार्थना स्वीकार भी। फॉर दोज जो जीवन में हर दिन फेलियर को फेस कर रहे हैं, फॉर दोज जिनको अपना डिजायर्ड अभी तक नहीं मिला, फॉर दोज जो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि मुझे क्या करना है, जो कंफ्यूज है, उन सभी के लिए, मेरे लिए, आनंद साहब आपके लिए और मेरे प्यारे दोस्तों के लिए कि एक दिन तो पूर्ण होगी प्रार्थना स्वीकार भी। एक दिन तो पूर्ण होगी प्रार्थना स्वीकार भी, बस इसी कारण मुझे स्वीकार है हर हार भी। एक दिन तो पूर्ण होगी प्रार्थना स्वीकार भी, बस 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 इसी कारण मुझे स्वीकार है हर हार भी। मानता हूं मैंने अब तक श्रेष्ठ ना कुछ भी किया, मानता हूं मैंने अब तक श्रेष्ठ ना कुछ भी किया, मैंने अपनों को रुलाया और हरदम दुख दिया। मानता हूं मैंने अब तक श्रेष्ठ ना कुछ भी किया, मैंने अपनों को रुलाया और हरदम दुख दिया। स्वयं ही अर्जित किया दुत्कार भी सत्कार भी, बस इसी कारण मुझे स्वीकार है हर हार भी, बस इसी कारण मुझे। और फिर कन्फेशन को आगे बढ़ाता हूं कि मन करे औरों पे सारा दोष मैं भी थोप दूं। मन करे, कौन ऊपर चुतर पुतर कर रहा है? मन करे औरों पे सारा दोष, मन कर। जब भी हम हारते हैं जीवन में ब्लेम गेम पर आ जाते हैं, तब मैंने कहा मन करे औरों पे सारा दोष मैं भी थोप दूं, मन करे औरों पे सारा दोष मैं भी थोप दूं। प्रश्न यह है, जिंदगी का भार किसको सौंप दूं? मन करे औरों पे सारा दोष मैं भी थोप दूं, प्रश्न ये है, जिंदगी का भार किसको सौंप दूं? और ये जो जल रहे हैं हम, ये जलने का सामान भी हमने जुटाया है। तब कहता हूं कि सूखी टहनी भी स्वयं में, सूखी टहनी भी स्वयं में और हूं अंगार भी, बस इसी कारण मुझे स्वीकार है हर हार भी।
बस इसी कारण मुझे स्वीकार है हर हार भी। और हम फिर भी हार के बैठते नहीं है सर, फिर दूसरे दिन एक सुबह सूरज उगता है, हम फिर निकल चलते हैं जिंदगी के रास्ते पर। तब कहता हूं कि चाहे अपयश ही मिले करता रहूं पुरुषार्थी। चाहे अपयश, मेरा ड्यू क्रेडिट नहीं मिला तो क्या करूं, काम छोड़ के बैठ जाऊं? नहीं, करना है, इसके पीछे एक स्वार्थ है। तब कहता हूं चाहे अपयश ही मिले करता रहूं पुरुषार्थी, स्वयं से आंखें मिला पाऊं है इसमें स्वार्थी। चाहे अपयश ही मिले करता रहूं पुरुषार्थी, स्वयं से आंखें मिला पाऊं है इसमें स्वार्थी। स्वयं ही मैंने गवाया मान भी अधिकार भी, स्वयं ही मैंने गवाया मान भी अधिकार भी, बस इसी कारण मुझे स्वीकार है हर हार भी। और अंत करता हूं, है यही संतोष की नियति नियत के साथ है। कमिटमेंट, जज्बा, एक्सपेक्टेशन, है यही संतोष की कान्हा, कृष्णा, सार्थक और वो तमाम दोस्त जिनके मैं नाम नहीं जानता लेकिन आप सबको कमा के जा रहा हूं। तब कहता हूं है यही संतोष की नियति नियत के साथ है यही संतोष की नियति नियत के साथ है। कर्म से ही रास्ता बस कर्म अपने हाथ है, एक दिन जय भी मिलेगी होनी है जयकार भी, और बस इसी कारण मुझे स्वीकार है हर हार भी। बस 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 इसी कारण एक दिन तो पूर्ण होगी प्रार्थना स्वीकार भी, बस इसी कारण मुझे स्वीकार है हर हार भी। थैंक यू ICWA, थैंक यू CMS, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू आनंद साहब, थैंक यू मित्तल साहब, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू माधुरी जी, थैंक यू संदीप जी, एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू राजेश सर।